तो हम लोग आगामी एसटीईटी के लिए जो पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज आगे जो है पढ़ेंगे पिछले कक्षा में जहाँ तक पढ़े थे। देखिए, पिछले कक्षा में मैंने आप सभी को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग से संबंधित तथ्यों को बताया था, और आज जो है मैं आप सभी को माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, उससे संबंधित तथ्यों को बताऊंगा। पीडीएफ आप सभी को हम ग्रुप में शेयर कर चुके हैं, और तो हम लोगों ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को देख लिया था। चलिए, आज जो है हम आप सबों से माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, उनके बारे में बता रहा हूं। देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था वह 23 दिसंबर 1952 को, और इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था 29 अगस्त 1953 को। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग का जो काल था, समय था, वह था 52 से 53 तक, यानी दिसंबर 1952 में इनका गठन हुआ, और अगस्त 1953 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। इस आयोग का जो गठन है वह CABE की सिफारिश पर हुआ था। CABE का पूरा नाम होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति हिंदी में इनको कहते हैं। इसी के अनुशंसा पर 1952 के दिसंबर महीने में इस माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। 1953 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। इस आयोग में 10 जो है मुख्य सदस्य थे, और 17 जो है एसोसिएट मेंबर थे, सहकारी सदस्य थे। न माध्यमिक शिक्षा आयोग में 10 जो है मुख्य सदस्य थे, और 17 जो है वह सहकारी सदस्य थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो अध्यक्ष है वो आपको डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर है, जिनको संक्षेप में हम मुदालियर भी कहते हैं या एस मुदालियर भी कहते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। वो उस समय मद्रास विश्वविद्यालय में चांसलर के पद पर थे, और उसी को आपको अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र था कि माध्यमिक शिक्षा यानी वर्ग 9 से 12, वैसे वर्ग 6 से ही आपको माध्यमिक शिक्षा के कक्षा माने जाते हैं। 6 से 8 तक पूर्व माध्यमिक शिक्षा कक्षा कहलाती है, और फिर 9 से
12 तक जो है माध्यमिक कहलाता है। आप यूपी चले जाइए तो वहां मिडिल स्कूल नहीं होता, 6 to 8 वाले स्कूल को पूर्व माध्यमिक विद्यालय कहा जाता है। तो माध्यमिक शिक्षा की जो समस्या है और उनके क्या समाधान हो सकते हैं, इसी पर विचार के लिए इस आयोग का गठन हुआ था और इन्होंने आपको स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जाए, इनको लेकर अपनी अनुशंसाएं जो है देने का कार्य किया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा का जो अवधि है वह 7 वर्षीय होना चाहिए, 7 ईयर का माध्यमिक शिक्षा होना चाहिए। 12 से 18 या 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, जिसमें पहला 3 वर्ष जूनियर माध्यमिक होगा 6, 7, 8 और अगला 4 वर्ष आपको उच्च माध्यमिक होगा 9, 10, 11, 12। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितने अवधि के माध्यमिक शिक्षा की बात कही थी? तो 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात की थी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि जो भी उच्च माध्यमिक विद्यालय है, यानी जहां पर 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है, वहां विद्यालय में 7 प्रकार के विषय समूह की पढ़ाई होनी चाहिए। एक मानव विज्ञान, दूसरा विज्ञान, तीसरा तकनीकी विषय, चौथा वाणिज्य, पांचवा कृषि, छठा ललित कला और 7वां गृह विज्ञान। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने आपको अनुशंसा की कि जो बाह्य और निबंधात्मक मूल्यांकन की पद्धति है, बाह्य मूल्यांकन किसको कहा जाता है? बोर्ड के द्वारा जो मूल्यांकन होता है उसको बाह्य मूल्यांकन कहते हैं। जैसे 10वीं कक्षा में छात्र पहली बार यदि वो बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो आपको बिहार बोर्ड उसकी परीक्षा लेती है, या सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई उसका एग्जाम लेती है। तो जो एग्जाम बोर्ड के द्वारा होता है ना, उसको बाह्य मूल्यांकन कहते हैं। और जो आपको जो स्कूल के अंदर ही आयोजित हो उसको आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो लॉन्ग आंसर वाला जो क्वेश्चन है उसको निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में जो बाह्य और निबंधात्मक मूल्यांकन की व्यवस्था है उसको क्या किया जाए? घटाया जाए और आंतरिक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाए। वह बढ़ावा देते देते अब देख ही रहे हैं कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन की संख्या लगातार घट रही है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि शिक्षा का लक्ष्य जो है लोकतांत्रिक मूल्यों के समावेश के साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो चलिए, आप लोगों ने माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ा। अब यहां से आपको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं जिनको आपको याद रखना है। तो पहला यह कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का कार्यकाल क्या था? तो आपका उत्तर होगा दिसंबर 1952 से अगस्त 1953। यदि सीधा पूछे इनका गठन कब हुआ, तब कहिएगा दिसंबर 1952।
यह पूछे कि यह रिपोर्ट कब दिया, तो आप कहिएगा अगस्त 1953। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग में कितने सदस्य थे? तो आपका उत्तर होगा कि इसमें 10 सदस्य थे मुख्य रूप से, और 17 जो है सहकारी या एसोसिएट मेंबर थे। तीसरा प्रश्न आपको बनेगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर होगा, उस समय जो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालयर, वही आपको इसके अध्यक्ष थे। इस कारण इसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। मुदालियर आयोग ने आपको माध्यमिक शिक्षा के लिए कितनी अवधि या समय तय किया था? तो उन्होंने 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात की थी 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, जिसमें पहला जो 3 वर्ष है वो पूर्व माध्यमिक अर्थात 6, 7, 8 की बात की थी, और अंतिम जो 4 वर्ष है वो आपको माध्यमिक यानी 9, 10, 11, 12 की बात की थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था कि जो माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल है उसमें 7 प्रकार के विषय समूहों की क्या होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि बाह्य और निबंधात्मक मूल्यांकन को माध्यमिक कक्षाओं में घटाया जाए और वस्तुनिष्ठ एवं आंतरिक मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाए। इस प्रकार की शिक्षा दी जाए बच्चों को जिससे उसमें लोकतांत्रिक गुणों का समावेश हो और उनका सर्वांगीण विकास हो। चलिए, हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा आयोग को देखने का काम किया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण आयोग है कोठारी आयोग, इसके बारे में आप सभी को हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण आयोग कोठारी आयोग है, जिनको भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था वह 14 जुलाई 1964 को हुआ था, और इन्होंने जो अपना रिपोर्ट दिया था वह 29 जून 1966 को दिया था। यानी कोठारी आयोग का जो कार्यकाल था वह 64 से 66 तक था। कोठारी आयोग जो है इनके अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। दौलत सिंह कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष पद पर भी थे। उसी को आपको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष चुना गया, दौलत सिंह कोठारी जी को। यही कारण है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कोठारी आयोग के जो सचिव थे वह आपको जेपी नाइक, कोठारी आयोग के जो सचिव थे वे कौन थे, जेपी नाइक थे। और इस आयोग में सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। साथ ही साथ इसमें आपको दुनिया के देशों से 20 शिक्षाविद को परामर्शी समूह में स्थान दिया गया था। यानी कोठारी कमीशन में मेंबर था 15, साथ ही साथ अलग अलग देशों के 20 शिक्षाविदों को इस आयोग ने एडवाइजरी ग्रुप या परामर्शी समूह के रूप में शामिल किया था। और
इस आयोग के कार्य समूहों की जो संख्या थी वह आपको 19 थी और कोठारी कमीशन का कार्य क्षेत्र जो था वह शिक्षा का समस्त क्षेत्र था। जैसे कि विश्वविद्यालय आयोग या राधा कृष्णन आयोग का काम था केवल विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार कैसे हो उसको लेकर रिपोर्ट देना। माध्यमिक शिक्षा आयोग का काम था कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा में किस तरह का परिवर्तन हो उसके संबंध में रिपोर्ट देना। लेकिन कोठारी आयोग जो है उनका काम था प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक, साथ ही साथ जो तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा है उन सभी पर रिपोर्ट देना। भारत में इनका स्वरूप क्या हो इनके बारे में बताना। देखिए, कोठारी कमीशन ने जो आपको अपना रिपोर्ट दिया था 2 बरस तक काम करने के बाद, उस रिपोर्ट का जो दस्तावेज था ना वह आपको 4 खंडों में बटा हुआ था और कुल मिलाकर उस दस्तावेज में 19 अध्याय थे। कोठारी आयोग के रिपोर्ट का जो शीर्षक था वह है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। कोठारी आयोग के दस्तावेज का जो शीर्षक था, रिपोर्ट का जो शीर्षक था वह था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। कोठारी आयोग जिस समय काम कर रहा था देश में, उस समय हमारे देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इस आयोग ने अंतिम रूप से रिपोर्ट तैयार करके उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे MC छागला, उनको यह रिपोर्ट सौंपा था। कोठारी आयोग जो है वह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक तदर्थ आयोग था। कोठारी आयोग ने अपना रिपोर्ट तैयार करने के दौरान करीब 9000 लोगों से साक्षात्कार लिया था। कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए कुल 23 सिफारिशें जो है देने का कार्य किया। अब कोठारी आयोग का क्या सब सिफारिश था? तो इनका पहला सिफारिश था कि शिक्षा का जो पैटर्न है वह 10+2+3 होना चाहिए। यानी बच्चों को प्रारंभिक 10 बरस जो है वर्ग 1 से 10 तक विद्यालय में शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद आगे का जो 2 बरस है वो आपको इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा होगी और जो अंतिम का 3 बरस है वह स्नातक स्तर की शिक्षा होगी। तो कोठारी आयोग ने शिक्षा के जिस पैटर्न को अनुशंसित किया था वह था 10+2+3। कोठारी आयोग ने कहा कि शिक्षा का जो माध्यम भाषा है वह आपको मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। कोठारी आयोग ने कहा कि देश में कॉमन स्कूल सिस्टम, सामान्य स्कूल प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। जैसे कि अभी हमारे देश में इस सिस्टम को अभी तक नहीं अपनाया गया है। अब कॉमन सिस्टम, जैसे अभी देश में आपको जो माध्यमिक शिक्षा है ये आपको अलग अलग बोर्ड के द्वारा अलग अलग पाठ्यक्रमों के द्वारा दी जाती है। जो आपको CBSE विद्यालय हैं तो उनका जो पाठ्यक्रम है,
उनका जो एग्जाम पैटर्न है वो अलग है। जो ICCE बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो उनका पाठ्यक्रम, उनका जो आपको किताब है, परीक्षा पद्धति है, वो अलग है। भारत के हर एक राज्य में अपना राज्य स्तरीय भी क्या है, बोर्ड है। जैसे बिहार में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उसका सिलेबस, उनका किताब अलग है। तो इस पर आपको काफी बहस भी चलती है कि गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनका सिलेबस आप उतना बेहतर नहीं रखते हैं जितना CBSE स्कूल में पढ़ने वाले अमीर बच्चों के लिए। तो कोठारी आयोग का कहना था कि कॉमन स्कूल सिस्टम अपनानी चाहिए, यानी पूरे देश में विद्यालयी शिक्षा का जो स्वरूप है, जो पाठ्यक्रम है, जो परीक्षा पद्धति है, वो एक जैसा होनी चाहिए। चाहे अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो या भारत के किसी भी क्षेत्र का बच्चा हो, सबको जो है एक कॉमन स्कूल सिस्टम में शिक्षा देनी चाहिए। कोठारी आयोग ने कहा कि त्रिभाषा सूत्र को आपको लागू करना चाहिए। ये त्रिभाषा सूत्र क्या है आपको, तो माध्यमिक स्तर पर 3 भाषा पढ़ना क्या होता है, अनिवार्य होता है। आप भी जब मैट्रिक का एग्जाम दे रहे होंगे तो आपके एडमिट कार्ड पर, आपके रिजल्ट कार्ड पर आपको 3 भाषाएं होगी जिनका आप एग्जाम दिए होंगे। एक आपको मातृभाषा, जिसमें आप मान लेते आप सभी बिहार के हैं तो मातृभाषा में आप हिंदी रखे होंगे। फिर द्वितीय भारतीय भाषा, जिसमें आप लोग संस्कृत रखे थे। और तीसरा आपको अंतरराष्ट्रीय भाषा, जिसमें आप लोग अंग्रेजी पढ़े थे। तो त्रिभाषा सूत्र आपको ये कहता है कि भारत के किसी भी राज्य का जो बच्चा है वो माध्यमिक स्तर पर कम से कम 3 भाषा पढ़े, जिसमें पहले भाषा के रूप में वह अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पढ़े। दूसरे भाषा के रूप में यदि वह मातृभाषा हिंदी पढ़ लिया तब दूसरे भाषा के रूप में कोई अन्य भारतीय भाषा पढ़ेगा। यदि वह मातृभाषा में हिंदी के अलावे बंगाली, उड़िया, तमिल ये सब पढ़ा है तो दूसरी भाषा के रूप में उसको हिंदी क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और तीसरी भाषा के रूप में अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को पढ़ना पड़ेगा। तो यही है आपको त्रिभाषा सूत्र। भारत के भाषाई विविधता को समेटने के लिए त्रिभाषा सूत्र अपनाने पर कोठारी कमीशन ने क्या किया था, जोर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध हो। स्कूली शिक्षा से संबंधित मामले के लिए केंद्र सरकार को सलाह देने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड का गठन होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार होनी चाहिए। देश के कुल बजट का जो है कम से कम 6% हिस्सा शिक्षा पर होना चाहिए खर्च। और जितना शिक्षा पर खर्च हो रहा है उसका 2/3 हिस्सा आपको सामान्य शिक्षा पर और 1/3 हिस्सा व्यवसायिक शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध हो और 6 वर्ष में बच्चों को विद्यालय में नामांकन मिले। विषय विभाजन कक्षा 8 के बाद नहीं हो, 10 के बाद हो। जानते हैं आपके जो पिताजी तो नहीं, दादाजी सब पढ़े होंगे तो उस समय 8वीं क्लास में बच्चा
चुन लेता था कि उसको साइंस पढ़ना है कि आर्ट पढ़ना है। तो यही कोठारी कमीशन अनुशंसा किया कि नहीं, यह चुनाव जो है वो 10 वर्ष के बाद होना चाहिए, 10th के बाद होना चाहिए कि बच्चा किस स्ट्रीम में जाना चाहता है। उनके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम अपनाया जाए, यानी शारीरिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, कला विषयक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा बच्चों को दिया जाए। साथ ही साथ आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि आपको कुल बजट का कम से कम 6.5 से 10% तक जो है वो पुस्तकालय पर क्या होना चाहिए, खर्च होना चाहिए। देखिए, ये सारी अनुशंसाएं जो है कोठारी कमीशन ने किया। तो कमीशन या आयोग हम बताए हैं कि उनका काम है रिपोर्ट तैयार करके सरकार को देना, लेकिन अब उस रिपोर्ट को लागू कैसे करना है, यह दायित्व सरकार पर होता है कि वह जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट को कब और कैसे क्या करे, लागू करे। जैसे यहां पर जो माध्यमिक शिक्षा आयोग का रिपोर्ट सब है, पहला है 10+2+3 पैटर्न की संस्तुति। तो ये आपको संस्तुति किया, अनुशंसा किया। 1968 के शिक्षा नीति में कहा गया कि इसको धीरे धीरे देश में लागू किया जाएगा, लेकिन इसको पूरी तरह लागू कब किया गया, 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा। तो रिपोर्ट तो यह दिया था 1966 में, लेकिन यह पैटर्न पूरी तरह लागू हुआ 1986 में। इसी तरह इसका सिफारिश था कि जो शिक्षा का माध्यम भाषा है वह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, लेकिन अभी तक न प्रेजेंट टाइम तक भारत में आपको शिक्षा का माध्यम जो है पूरी तरह मातृभाषा या हिंदी भाषा नहीं हो पाई है। अभी भी शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है न, जबकि जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी आयोग हैं, सबका यही कहना है कि नहीं, प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम भाषा अंग्रेजी नहीं होकर के क्या होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। लेकिन ये बात अभी तक लागू नहीं हो पाई। माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होना चाहिए, लेकिन यह चीज अभी तक देश में लागू नहीं हो पाया न। सीबीएसई का अलग अपना है, हर एक राज्य के बोर्ड का अपना अलग पाठ्यक्रम, अलग है सब कुछ। तो एक तरह का जो स्कूली सिस्टम है वे पूरे भारत में आपको नहीं है। तो इनका यह अनुशंसा भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। जो राजनेता सब है वो सब इसका मांग उठाते रहता है कि कोठारी बाबू कहा था कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करना चाहिए, इस चीज को सरकार लागू करे, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह लागू नहीं हुई है। कोठारी कमीशन कहा कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले न, लेकिन ये चीज पूरी तरह लागू हुआ 2002 ईस्वी में। ठीक है, तो कोठारी कमीशन ने जो आपको, या और भी जो आगे आप लोग कमीशन पढ़े हैं, चाहे वो राधा कृष्णन आयोग हो या मुदालियर आयोग या कोठारी आयोग, ये सारे आयोग अपने अपने रिपोर्ट दिए। अब वो रिपोर्ट सरकार धीरे धीरे देश में क्या की, लागू की। उसमें कुछ बातें अभी तक भी लागू नहीं हुई। तो चलिए आज पेडागोजी सेक्शन में इतना ही। आप लोगों को
काम ये है कि इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़ के याद करके रखिएगा। कल इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हुए हम आगे की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, पढ़ने का कार्य करेंगे। ठीक है।